हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और देखिए आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर 5 है, ये पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे और आपको अच्छे से पता है, मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी नोट्स की हेल्प से। तो देखिए सारे इंपॉर्टेंट जितना भी टॉपिक है, जितना कंटेंट है, वो नोट्स में कवर हो जाएगा इसलिए, और एक ही वीडियो में आप पूरा चैप्टर समझ लेंगे। तो देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं वो मैंने कैपिटल लेटर्स में मेंशन की है यहाँ पे, और उसके अंदर जो भी सब हेडिंग्स हैं या पॉइंट्स वो सबके सब यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और देखिए चैप्टर का नाम ही है पंचायती राज सिस्टम। इंट्रोडक्शन में हम इसी के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमें पता ही है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसमें 3 टायर सिस्टम चलता है। ठीक है, यानी 3 लेवल का एक सिस्टम चलता है। देखिए किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर सिस्टम की ज़रूरत होती है। जिस तरह से देखिए आपके बॉडी पार्ट्स में भी आप देखोगे, जिस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो एक पर्टिकुलर सिस्टम उसके लिए चाहिए। डाइजेशन का जो काम होता है उसके लिए भी एक पर्टिकुलर सिस्टम चाहिए। तो जहाँ पे देखिए पूरे आपके बॉडी के काम को कंडक्ट कराने के लिए डिफरेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से एक पूरे के पूरे देश को चलाने के लिए ज़रूरत है एक सिस्टम की। तो ये हमारे यहाँ पे 3 तरह के सिस्टम पाए जाते हैं। 3 लेवल में इंडियन गवर्नमेंट जो है वो रूल करती है, अपना काम करती है। तो देखिए इसी में से जो पंचायती राज है ये एक सिस्टम है जिसको हम सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम बोलते हैं, और ये रूरल एरियाज में होती है। तो चलिए मैं अभी आपको बता देती हूँ कि 3rd टायर जो सिस्टम है इसमें कौन कौन से लेवल होते हैं। तो देखिए फर्स्ट होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरी कंट्री के लिए होता है। जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो पूरे देश के लिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, जो कि पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए सबसे जो लास्ट में आ रहा है वो आपका रूरल एरियाज़ के लिए, जो गाँव के इलाके हैं उनके लिए भी तो किसी न किसी तरह की सरकार की ज़रूरत होती है, सेल्फ गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे होती है पंचायती राज। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको। फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड है स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड जो है वो है पंचायती राज, यानी जो पंचायत्स होती हैं। तो इसमें भी काफ़ी और आप डीप में पढ़ोगे तो पूरे पूरे चैप्टर ही इसी के ऊपर है। तो आप और भी पढ़ोगे कि इसके अंदर और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्थाएं आती हैं। पर आपको यहाँ पे जो याद रखना है वो 3 तरह की गवर्नमेंट होती है, और जो पंचायती राज है वो 3rd लेवल की गवर्नमेंट होती है। इसे लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट इसको बोलते हैं, और ये रूरल एरियाज में काम करती है। अच्छा, इसका मेन एम क्या है? तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में इसको यही समझाया जा रहा है कि इट एम्स एट रूरल डेवलपमेंट बाय इन्वॉल्विंग द रूरल कम्युनिटी, कि इनका जो मेन एम होता है, जो उद्देश्य होता है, वो गांव के इलाकों की डेवलपमेंट करना होता है, विकास करना होता है। और इसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं? वहाँ के रूरल कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ वहाँ के जो लोग हैं वही इसमें अपनी कम्युनिटी बनाती हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने ग्रुप बनाती हैं। ठीक है, तो ये जो लोग हैं ये मिलजुल के अपने लिए काम करते हैं, क्योंकि नाम ही है सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अपने खुद के लिए गवर्नमेंट बनाना। अच्छा, इसके लिए इसके साथ ही देखिए इट स्ट्रेंथन्स द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन डेमोक्रेसी। ये जो इंडियन डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए क्योंकि देखिए हर एक गांव से शहर बनता है। ठीक है, शहर से आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा स्टेट बनता है, स्टेट से पूरी की पूरी कंट्रीज बनती है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरत है कि छोटे से छोटा जो हिस्सा है उसको और मजबूत किया जाए। अगर हर एक हिस्सा जो है वो मजबूत होगा, का फाउंडेशन देखिए घर की भी जो फाउंडेशन होती है वो स्ट्रांग होगी तो घर भी बहुत स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से देश को अगर स्ट्रांग बनाना है तो उसकी जो फाउंडेशन है, अगर इंडियन डेमोक्रेसी की बात हो रही है, इंडियन डेमोक्रेसी को आपको स्ट्रांग बनाना है तो जो उसकी फाउंडेशन है उसको भी आपको बहुत स्ट्रांग बनाना होगा। सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो डील करती हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज एरियाज। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर एरियाज को रूल करती हैं। सेंट्रल देखें तो पूरी कंट्री को, तो आप समझ सकते हैं कि लार्ज एरियाज में वो काम करती हैं। और जो रूरल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है डेवलपमेंट पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड। ठीक है, पर्टिकुलर यानी गांव के जो इलाके हैं वहाँ से, जो उनके खुद के गांव के इलाके हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से एरियाज में काम करते हैं? तो ये है एग्रीकल्चर से रिलेटेड और अपने गांव के ही। ठीक है, इरिगेशन सिंचाई का काम हो गया, हेल्थ का काम हो गया, एजुकेशन हो गया, रूरल डेवलपमेंट का काम हो गया। तो ये लोकल एफर्ट के द्वारा ही, ठीक है, अपने खुद के ही मेहनत के अनुसार, मेहनत का इस्तेमाल करते हुए ये सारे कामों पे इन चीज़ों का विकास करने के लिए जो रूरल सेल्फ गवर्नमेंट है वो काम करती है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज। देखिए स्ट्रक्चर यानी कि किस किस तरह की कौन कौन सी यहाँ पे समितियाँ हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पंचायती राज भी एक 3 टायर सिस्टम है, यानी इंडियन गवर्नमेंट की जो हमने स्टार्टिंग बात की थी वो भी 3 टायर सिस्टम है, यानी 3 लेवल पे काम करती है। सेंट्रल, स्टेट और लोकल
लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायती राज बोलते हैं। अब देखिए, अब पंचायती राज खुद भी जो है ये 3 टायर सिस्टम पे काम करती है, यानी 3 लेवल पे काम करती है। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है ब्लॉक समिति, तीसरा है जिला परिषद। अब देखिए किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। देखिए जो ग्राम पंचायत है वो विलेज लेवल पे काम करती है, ब्लॉक समिति ब्लॉक लेवल पे काम करती है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। अब आते हैं जो फ्यू पंचायत होती हैं वो मिलजुल के क्या बनाती हैं, वो मिलजुल के एक ब्लॉक समिति का गठन करती हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फॉर्म टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द होल ब्लॉक। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका क्या काम है, उसका काम ये है कि वो पूरे के पूरे ब्लॉक यानी उसमें जितने भी लोग आते हैं उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एपेक्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम में होती है, जिसको हम जिला परिषद कहते हैं, और ये जो है ये ब्लॉक समिति की हेल्प करती है। इसके बाद देखिए पंचायत जो है हमारी कंट्री में सिस्टम ऑफ पंचायत जो है वो बहुत ही पुराना सिस्टम है, ऐसा नहीं है कोई नया सिस्टम है, ये पुराने ज़माने से अगर आप देखेंगे तो जितनी भी हमारे यहाँ पे समाज में जितनी भी संस्थाएं होती थी, जितने भी ग्रुप होते थे, तो वहाँ पे हर जगह पंचायत शुरू होती थी विलेजेस में, और हर जाति से रिलेटेड भी वहाँ पे पंचायत होती थी। तो वहाँ पे 5 लोग बैठते थे, ठीक है, 5 लोग होते थे लिटरली, क्योंकि इसका मतलब ही है पंच, ठीक है, पंच मीन्स 5, ग्रुप ऑफ 5 पीपल होता था। और इट वॉज अ कस्टम इन विलेजेस, काफ़ी सारे गाँव में ये कस्टम भी एक तरह का रहता है, जिसमें लोग जो हैं गाँव के जो लोग हैं वो अपने मुखिया को, ठीक है, अपने जो भी जिसका वो कहना मानते हैं, जिसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो इस तरह के जो 5 एल्डर्स को वो चुनते हैं, और इन्हीं 5 एल्डर्स को पंच कहा जाता है, ठीक है। और ये इसलिए चुने जाते हैं कि अगर गाँव में किसी भी घर में किसी भी तरह का कोई झगड़ा फसाद हुआ, किसी भी तरह से कोई लड़ाई झगड़ी वाली चीज़ें होती हैं, तो इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए वो कोर्ट में नहीं जाते, वो अपने जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो झगड़े होते हैं, उनको इन पंचों के द्वारा सेटल करा लेते हैं, और जो ये पंच जो भी फैसला करते हैं वो ये सारे लोग मानते हैं, ठीक है। जो सिस्टम होता है पंचायत का वो वॉज रिव्यू बाय द गवर्नमेंट, पर गवर्नमेंट चाहती थी कि इसको जो सिस्टम है पंचायत का, हाँ ये अच्छा है, बट इसको और रिव्यू किया जाए, यानी इसको और शक्तिशाली बनाया जाए, इसको थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए जाएँ। तो इसी से रिलेटेड 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, पंचायत राज सिस्टम से रिलेटेड, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड, और इसमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करी गई कि 3 टायर सिस्टम बरकरार रहे, इसमें हो वो विलेज लेवल, और इसके बाद हो इंटरमीडिएट, और या तो इसको ब्लॉक लेवल भी हम बोल सकते हैं, और लास्ट जो है नेक्स्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इट मीन्स कि इससे पहले अगर देखें जो एंशियंट टाइम में तो वह सिर्फ पंचायत का एक सिंपल सिस्टम होता था, तो इसको थोड़ा सा चेंज करके 3 टायर सिस्टम कर दिया, और इसको कैटेगराइज कर दिया 3 टायर सिस्टम में। इसमें विलेज लेवल बना दिया, इंटरमीडिएट और ब्लॉक लेवल भी बना दिया, याद रखिएगा इंटरमीडिएट को ही ब्लॉक लेवल कहते हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल बना दिया गया। पंचायत जो है इंटरमीडिएट लेवल पे में नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन स्टेट्स, ठीक है। देखिए ये एक थोड़ी चीज़ याद रखनी है कि ऐसा नहीं कि हर एक स्टेट में इंटरमीडिएट लेवल आपको पंचायत में मिले, हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 20 लाख, ठीक है। तो ये जो जहाँ पे 20 लाख से कम की पॉपुलेशन होगी वहाँ पे इंटरमीडिएट यानी ब्लॉक लेवल जो है पंचायती राज का जो 3 टायर सिस्टम में से जो मिड वाला है ये आपको नहीं मिलेगा। देयर शुड बी डायरेक्ट इलेक्शन फॉर ऑल द सीट्स इन अ पंचायत, और एक आप पंचायत में देखिए तो यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू, ठीक है, पहले जैसे अपने आप ही लोग जो है रिस्पेक्ट जिसकी करते थे, जिसका कहना मानते थे बुजुर्ग का, उसको अपने आप चुन लेते थे, बट अब क्या होता है, अब यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है पंचायत की सीट्स को फुल किया जाता है। और इसी के साथ रिजर्वेशन पॉलिसीज़ भी हैं यहाँ पे, शेड्यूल कास्टेड और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी यहाँ पे कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व की जाती हैं। 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व की जाती है वीमेन कैंडिडेट्स के लिए, ताकि महिलाओं का भी योगदान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है उसको यहाँ जिम्मेदारी दी जाती है कि वो रेगुलर पंचायत इलेक्शंस को होल्ड कराए, ठीक है। जिस तरह से 5 साल बाद चुनाव होते हैं उसी तरह से यहाँ भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चुनाव हो, रेगुलर इलेक्शंस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। और इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, इसकी जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होती है कि वो पंचायत राज के जो इलेक्शंस हैं उसको कंडक्ट कराए। अच्छा यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो याद रखिएगा, कुछ पॉइंट्स आप जब आगे पढ़ोगे तो बहुत ही कॉमन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं यहाँ पे कि इलेक्शन के थ्रू होते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन होता है, 1/3 सीट्स रिजर्व होती हैं वीमेन कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि ये पॉइंट्स आगे के टॉपिक्स में भी सेम ही होंगे तो आपको याद करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। विलेज लेवल पे आए तो देखिए पंचायत सिस्टम जो होता है विलेज लेवल में, इसमें कौन कौन होता है, तो इसमें आपकी ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है और न्याय पंचायत होती हैं। ग्राम सभा के बारे में जान लेते हैं, तो इसमें मैन और वीमेन होते हैं गाँव के ही, और ये 18 साल से ऊपर की ही एज के जो हैं उनको यहाँ पे चुना जाता है।
और यहाँ पे वो एटलीस्ट ट्वाइस जरूर मिलते हैं मीटिंग के लिए। ग्राम सभा जो होती है इलेक्ट करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को टू द ग्राम पंचायत, यानी ग्राम सभा से ही लोग चुन के ग्राम पंचायत में आते हैं। अब आते हैं ग्राम पंचायत पे। तो देखिए ग्राम पंचायत का क्या कॉम्पोजिशन है। तो ये यहाँ के जो इसमें जो मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के, वो चुने जाते हैं 5 ईयर्स के लिए। आप कह सकते हो कि 5 ईयर के बाद ही नेक्स्ट चुनाव होता होगा। सीट्स जो है रिजर्व होती है। देखिए यही पॉइंट्स जो मैं कही थी बिल्कुल सेम है। तो सीट्स रिजर्व होती है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, 1/3 सीट्स रिजर्व होती है वीमेन कैंडिडेट्स के लिए। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, कॉमन पॉइंट्स हैं तो आप इजिली लिख लोगे। सीट्स रिजर्व होती है बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी, और ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि क्या पता कुछ स्टेट्स में इस तरह के लॉ हैं या नहीं है। तो ये लॉ स्टेट लॉ के हिसाब से वो परमिट करते हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट रिजर्व करना या नहीं, ये उन पर डिपेंड करता है। प्रधान और जो सरपंच होता है वो हेड होता है ग्राम पंचायत का, ये याद रखेगा। 1 मार्क का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, मुखिया जो मेन होता है, उसका क्या नाम होता है। तो उसको हम प्रधान या फिर सरपंच के नाम से जानते हैं। ये आपके हायर क्लासेस में भी क्वेश्चन होते हैं तो आप याद रखेगा। और जो प्रधान होता है, देखिए बिल्कुल जैसे क्लास में मॉनिटर हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसी तरह से जो प्रधान होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग्स ऑफ द पंचायत। जो भी पंचायत की मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना है उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो प्रधान के ऊपर ही होती है। और जो भी डेवलपमेंट के काम हुए, सरपंच यहाँ तक कि देखिए साइन भी करता है, क्योंकि साइन जिम्मेदारी उसकी है। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं वो भी सरपंच जो होता है वो साइन करता है। ग्राम पंचायत जो होती है वो इलेक्ट करती है डेप्यूटी चेयरपर्सन को भी। अगर मान लीजिए प्रधान की एब्सेंस है, प्रधान नहीं है एक पर्टिकुलर टाइम पे, वहाँ पे हो सकता है कोई भी चीज़ हो जाए, तो उस टाइम क्या होगा, एक डेप्यूटी चेयरपर्सन भी चुना जाता है जो प्रधान की एब्सेंस में उसके कार्य को संभालता है। यानी अगर एक कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ गया उस पर साइन चाहिए सरपंच का और सरपंच नहीं अवेलेबल है, तो डेप्यूटी चेयरपर्सन जो है उस पर साइन कर सकता है। अब आते हैं फंक्शंस पे। तो देखिए इनका क्या काम है, और ये भी याद रखिएगा, ये जो फंक्शंस मैं आपको बता रही हूँ ये भी काफ़ी हद तक कॉमन ही आपको मिलेंगे। तो एक के याद कर लेंगे तो बाकी अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो फंक्शंस है कि चार्ज करना और कलेक्ट करना टैक्सेस, कि कितना कहाँ से टैक्स लेना है उसको निर्धारित करना, फिर उसका कलेक्ट करना। टोल्स और फीस लो के लिए, ठीक है, टोल्स जो टैक्सेस होते हैं और जो फीस है लो के लिए कितनी लेनी है, किस एरिया से क्या है, वो यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। साथ ही मेंटेन करना वाटर सोर्सेज को, कि हर जगह पानी घरों में पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, स्ट्रीट लाइटनिंग है कि नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे बाय मिस्टेक इट इज़ जी आ गया, यहाँ ये इट इज़ हेल्थ, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे इसको करेक्ट करा देती हूँ, ये हेल्थ है, तो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो हेल्थ और सैनिटेशन की जो डेवलपमेंट उसके विकास के लिए भी ये काम करती हैं, इंश्योर करती हैं सोशल जस्टिस सबको मिले, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, सेटलिंग डिस्प्यूट्स और जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस। तो ये सारा काम जो है कि किस तरह से गाँव में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, तो ये सारे काम जो हैं वो इनका कार्य होता है, ये फंक्शंस करते हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम देख लें तो इन सब कामों को करने के लिए इनके पास पैसा कहाँ से आता है, तो ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा, ये सिमिलरली आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल जो ग्राम पंचायत हैं वो रिसीव करती है इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है, उन्हें बहुत सारे सोर्सेज से पैसा मिलता है। जैसे कि टैक्सेस ऑन हाउसेज, जो घर हैं उन पर टैक्स लगा दिया जाए, शॉप्स हैं, मेले होते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, किसी भी चीज़ का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उससे थोड़ा पैसा लिया जाता है। जब कैटल्स की सेल होती है तो उससे यानी जानवरों को जब बेचा जाता है तो उससे थोड़ा पैसा टैक्स के रूप में लिया जाता है। पब्लिक प्रॉपर्टी कोई बिकती है तो उससे थोड़ा सा पैसा लिया जाता है। ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी इन्हें कुछ पैसा जो है वो दिया जाता है ताकि ये अपने इलाकों में ग्रोथ कर सकें, अपने विकास वहाँ पर कर सकें। न्याय पंचायत पे आते हैं तो देखिए न्याय पंचायत का नाम ही होता है न्याय से रिलेटेड, ठीक है। ये एक लोकल कोर्ट होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होता है, उसी तरह से जो न्याय पंचायत होता है वो एक लोकल कोर्ट होता है। और इसका पर्पस होता है ये छोटे मोटे जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, क्योंकि गांव के इलाकों में कुछ ज़्यादा बड़े डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं, तो छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं क्विकली और वहाँ पे जस्टिस को प्रोवाइड करते हैं। और ये देखिए ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, आपको वकील हायर करने की ज़रूरत नहीं होती है। दो पक्षों में झगड़ा होता है, अपना अपना पक्ष वो रखते हैं और वो जो मुखिया हैं, जो पंचायत के लोग हैं वो सुनते हैं और फैसला कर देते हैं। देयर इज वन पंचायत फॉर 4 to 5 विलेजेस, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आपको सिर्फ एक ही पंचायत मिले, आप एक से ज़्यादा पंचायत मिले। 4 से 5 विलेजेस के लिए भी एक ही पंचायत जो है वो काम कर सकती है, ठीक है। ये जो मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत के कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द न्याय पंचायत। पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं वो न्याय पंचायत के लोग नहीं होते, ठीक है, यानी मेंबर नहीं होते।
यानी ग्राम पंचायत के मेंबर अलग होते हैं और न्याय पंचायत के मेंबर अलग होते हैं। और न्याय पंचायत के जो लोग हैं, ठीक है, यही फैसला करते हैं और एकदम ऑनेस्टी से अपना फैसले को आप देते हैं। वो न्याय पंचायत जो होते हैं वो जजमेंट्स को, जैसे कोई भी छोटे मोटे चीज़ों पे जो झगड़े फसाद हैं उस तरह के जो केसेस हो गए, सिविल हो गए, क्रिमिनल केसेस हो गए, तो उस पे अपने फैसले यहाँ पे देते हैं। न्याय पंचायत जो होते हैं वो कैन ओनली इम्पोज फाइन्स, ये चीज़ याद रखने की जरूरत है कि सिर्फ वो फाइन को इम्पोज कर सकते हैं, यानी दंड के रूप में सिर्फ फाइन भरना आपको, जैसे 100 रुपये 200 रुपये इस तरह के वो दे सकते हैं। अगर किसी का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए सिर्फ ये आपको फाइन देने जैसी पनिशमेंट दी जाती है, कोई बड़ी पनिशमेंट जैसे कि जेल में नहीं भेजा जाता है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है कि मान लीजिए कि इस सब कोई भी केस वेस यहाँ पे चला, जजमेंट हुई न्याय पंचायत के द्वारा, बट अगर वो जो एक इंसान है, जो पक्ष है, उसे लगता है कि शायद उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उसको न्याय नहीं मिला, तो वो हायर कोर्ट्स में अपील कर सकता है। तो इसके लिए भी वहाँ पे रास्ता खुला होता है। ठीक है, अब आते हैं ब्लॉक लेवल पे। तो देखिए ब्लॉक लेवल पे आते हैं ब्लॉक समिति, और ब्लॉक समिति को आपको याद रखना है कि इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने हाईलाइटेड भी किए। आंचलिक परिषद इसको वेस्ट बंगाल में कहा जाता है, क्षेत्रीय समिति इसे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, मंडल पंचायत इसे कर्नाटका में कहा जाता है। तो ये याद रखने की जरूरत है और यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। और ये कैसे काम करती है, इसका काम क्या है ब्लॉक समिति का, तो इसका काम है ये लिंक, ठीक है, एक लिंक की तरह काम करती है। किसके बीच में, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। ठीक है, तो क्योंकि बीच में आ रही है ब्लॉक समिति, तो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में ये आप कह सकते हो सामंजस्य बना के रखती है और एक एसेंशियल लिंक के रूप में काम करती है। कॉम्पोजिशन देख लें तो ब्लॉक समिति के यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं ब्लॉक समिति के, वो इलेक्टेड होते हैं, और इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा जो चेयरपर्सन होते हैं सारे ग्राम पंचायत के, स्टेट लेजिस्लेचर्स के, विधानसभा विधान परिषद, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो भी यहाँ पे जो है, जो यहाँ से चुन के गए होते हैं जो पर्टिकुलर एरिया से, वो भी ब्लॉक समिति के मेंबर्स होते हैं। सीट्स वही देखिए, पॉइंट्स कॉमन है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होती है, 1/3 सीट्स रिजर्व होती है वीमेन कैंडिडेट्स के लिए। मेंबर जो होते हैं ब्लॉक समिति के, वो इलेक्ट करते हैं चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को भी। ठीक है, चेयरपर्सन को ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। ऑल प्लान्स जो होते हैं ब्लॉक समिति के, वो इम्प्लीमेंटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी उस ब्लॉक का एक डेवलपमेंट ऑफिसर भी होता है। तो जितने भी यहाँ पे प्लान्स या प्रोग्राम्स बनते हैं, जो भी विकास के कार्य होते हैं, जब तक कि ब्लॉक बीडीओ जो होता है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है, उसकी भी यहाँ पे परमिशन, उसकी भी सहमति ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये मिलजुल के सब काम करते हैं विकास के लिए। इसके बाद आते हैं फंक्शंस पे। तो देखिए क्या क्या काम है, फंक्शंस है। ब्लॉक समिति जो है वो पूरे ब्लॉक की डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाते हैं। टीम ऑफ एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे होते हैं, वेरियस फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हेल्थ केयर से रिलेटेड, रूरल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, उनको यहाँ पे पोस्टेड किया जाता है, उनको यहाँ पे जॉब दी जाती है और ब्लॉक लेवल पे। और इन एक्सपर्ट्स को जो है एक्सटेंशन ऑफिसर्स के नाम से जाना जाता है। सोर्सेस ऑफ इनकम देख लें तो यहाँ स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो उन्होंने रिकमेंडेशन किया है, ठीक है, टू द, ठीक है, तो इट इज द THE स्टेट गवर्नमेंट अबाउट द टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल एंड फीस विच मे बी चार्ज बाय द पंचायत। तो ये चीज़ रिकमेंडेशन के द्वारा कि स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे बोला गया है कि टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल और जो फीस है वो किस तरह से चार्ज की जाती है यहाँ पे पंचायत के द्वारा। और ब्लॉक समिति जो है वो फॉलोइंग सोर्सेज होते हैं इनकम के, यहाँ पे टैक्सेस फ्रॉम हाउसेस, वही है सेम ही पॉइंट्स है, लैंड और कैटल, यहाँ से अपने टैक्सेस को इनकम के सोर्सेज होते हैं इनके। इनकम फ्रॉम लीज ऑफ समिति, लैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग फेयर्स, जो ज़मीन होती है समिति की खुद की, वो मेले लगाने के लिए यहाँ पे जब दी जाती है, तो मेले में जो दुकानें लगती हैं तो उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा लेके इस तरह से इनकम होती है इनकी। और जो इन्हें डोनेशन में, दान में थोड़ा सा सहयोग मिलता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ पैसा फंडिंग के द्वारा फंड्स मिलते हैं इन्हें, तो उससे यहाँ पे ये विकास का काम कराते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं तो ये जिला परिषद है, जो कि जिला परिषद जो है एक बॉडी एट द एपेक्स है पंचायती राज सिस्टम का, और इट इज़ द बॉडी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्योंकि जिला का नाम, जिले से मतलब ही पता चल रहा है जिला शब्द से कि ये डिस्ट्रिक्ट को संबोधित कर रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की ये ऑर्गेनाइजेशन बॉडी होती है जहाँ पे ये काम करती है। हाई लेवल ऑफिशियल्स यहाँ पे होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट जज फंक्शन यहाँ पे करते हैं फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। ठीक है, जिला परिषद जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट, यानी एकदम टॉप पे है ये, और इसका होल डिस्ट्रिक्ट, पूरे के पूरे जिले का जो विकास करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, वो है जिला परिषद की जिम्मेदारी है।
कॉम्पोजिशन देख लें तो जिला परिषद जो है एक इलेक्टेड बॉडी है, यानी चुनाव के द्वारा यहाँ पे लोग जो है चुन के आते हैं। चेयरपर्सन और ब्लॉक समितिज जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं जिला परिषद को, ठीक है। और मेंबर्स जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स, पार्लियामेंट के जो इस एरिया से चुने गए हैं, वो भी जिला परिषद के पार्ट होते हैं। सीट्स रिजर्व होती हैं शेड्यूल कास्टेज और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, यहाँ पे 1/3 सीट्स वही सेम पॉइंट है। और मेंबर्स जो इलेक्टेड करते हैं, मेंबर्स इलेक्ट अ प्रेसिडेंट एंड अ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को भी यहाँ पे चूज किया जाता है, उनको भी यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। और एक चीज़ और याद रखने की जरूरत है कि देखिए यही है कि एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट पे वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा, बट मान लीजिए दोनों ही अच्छे से काम नहीं कर रहे, उनका काम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है लोगों को, तब क्या होगा उस कंडीशन में जो लोग हैं वहाँ पे उसको नॉन कॉन्फिडेंस वोट के द्वारा उनको हटा भी सकते हैं दोनों को, बट इसके लिए एक पर्टिकुलर मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। फंक्शंस में आते हैं तो जिला परिषद जो है वो उनका काम क्या है, तो ये एडवाइस देता है, हेल्प देता है, सपोर्ट करता है ग्राम पंचायत और ब्लॉक समितिस को उनके एरियाज़ के विकास के लिए, ठीक है। और इट ऑल्सो इसके साथ ही वो सुपरवाइज नज़र भी रखता है कि हाँ जो मैं पैसा या जो भी हेल्प कर रहा हूँ क्या वो प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं अंडर 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। तो 5 साल के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए थे, मान लीजिए डैम बनाने का प्रोजेक्ट था, रोड बनाने का प्रोजेक्ट था, क्या उन चीज़ों पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पंचायत, ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति पे नज़र भी रखते हैं, सुपरवाइज भी करते हैं। इट मॉनिटर्स एग्रीकल्चर, साथ ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वेरियस डेवलपमेंट वर्क्स जो हो गए जो इस कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, तो उनको भी ये चेकआउट करते हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम देखिए वही है, जिला परिषद जो है उसको कलेक्ट करता है फंड बाय लेविंग टैक्स, भिन्न भिन्न टैक्स लगाए जाते हैं, वाटर हो गया, पिलग्रिमेज हो गया, जो लोग घूमने फिरने आते हैं, होली यात्राओं पे आते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो कि जैसे कि तो देखिए जो धार्मिक यात्राएं होती हैं यानी पिलग्रिमेज, और जो मार्केट्स हैं, बाजारों पे भी कुछ ना कुछ तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं, तो उससे ये फंड जो है वो कलेक्ट करते हैं। इसके साथ ही देखिए रेजेस मनी, ठीक है, और पैसा जो है वो कमा सकते हैं। जो इनकी खुद की ज़मीन होती है उस पर कुछ शॉप्स होती हैं, दुकान होती हैं, हाउसेज होते हैं, तो उन पर भी एक तरह का टैक्स लगा के पैसा कमाया जाता है यहाँ से। और इसके बाद देखिए कुछ जो ग्रांट से कुछ दान में इनको पैसे जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी मिलते हैं, जिससे ये अपने एरिया में विकास कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज का क्या कनेक्शन है, तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया था कि जो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेटअप करें पंचायती राज सिस्टम, यानी विकास तो हमारी कंट्री में हो रहा था, पर आप कह सकते हो बड़े बड़े शहरों में हो रहा था, गांव के इलाकों में नहीं हो रहा था। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो एंशिएंट टाइम में जो पंचायत सिस्टम पाया जाता था उसको ही थोड़ा सा अमेंड किया गया, और पंचायती राज सिस्टम का गठन करने की जिम्मेदारी जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दी गई कि इनको सेटअप करिए पंचायती राज सिस्टम को और बेटर तरीके से करिए, ठीक है। क्योंकि गाँव में अगर विकास होगा तो ओवरऑल, क्योंकि विकास की जब बात होती है डेवलपमेंट की, तो ऐसा नहीं कि कुछ हाँ आपने मुंबई दिल्ली जैसे शहरों को गिना दिया और विकास आपने गिना दिया, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे इलाकों में भी विकास होना चाहिए, तो ज़मीनी स्तर पे भी विकास की बात होनी चाहिए। तो इसी के लिए जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है इसके लिए काम करती है, सफिशिएंट पावर्स जो है वो पंचायती राज सिस्टम को दी जाती हैं। और इससे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को कुछ शक्तियां दी जिससे वो पंचायती राज सिस्टम को और अच्छे से सेटअप कर सकें। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है ग्रांट्स, यानी कुछ ना कुछ पैसे, किसी तरह की जो मदद है वो पंचायती राज सिस्टम को वो देती है। और आपने एक स्टेट में देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पर्टिकुलर स्टेट में काम करती है, तो जहाँ की पंचायती राज होगा जिस स्टेट का, अगर बिहार का है तो बिहार की स्टेट गवर्नमेंट उसको पैसे देगी। इट ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसॉल्व अ पंचायत। इसके साथ ही देखिए स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी अधिकार होता है कि अगर वहाँ की पंचायत अच्छे से काम नहीं कर रही है, क्योंकि वो इतना पैसा वहाँ उनको दे रही है, उनको हर तरह की हेल्प दे रही है, अगर वो अच्छे से काम नहीं करती हैं और लगता है कि भ्रष्ट है, करप्टेड है, तो उस टाइम पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पंचायत को हटा भी सकती है, डिसॉल्व मतलब खत्म भी कर सकती है और न्यू पंचायत ऑर्गेनाइज कर सकती है, या फिर हो सकता है कि वो ना करे और अपने आप ही वहाँ का विकास करने की जिम्मेदारी खुद ले ले। ये जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, हैव टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग में भी इंट्रोडक्शन में हमने यही पार्ट पढ़ा था कि जो सेल्फ गवर्नमेंट से वास्तव में होगा क्या, तो इससे जो देश की जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।